Hello students. This is our second part of the lecture for effective presentation. In our previous part, we have discussed some basics about how to give an effective presentation. Along with that, we have discussed how to plan your presentation and what are the major hurdles you can face um, preparing for an effective presentation. Now there are two more parts which we are going to discuss in the second part. The first one we have is creating effective visual aids. Uh, जो visual aids हैं वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं किसी भी प्रेजेंटेशन के लिए, क्योंकि अगर आप कोई भी चीज़ प्रेजेंट कर रहे हैं और अगर उसकी जो विजुअलाइजेशन है वो ऑडियंस तक ठीक नहीं है, तो इसका मतलब है कि आप उनको सही तरह से अपनी बात कन्वे नहीं कर पाएंगे। तो इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स हैं. वी विल डिस्कस ईच ऑफ देम. द फर्स्ट वन इज डिजाइनिंग गुड स्लाइड. अब स्लाइड्स के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स हैं. सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है वो कंटेंट का है, उसके बाद कलर है, और उसके बाद कुछ मैसेजेस हैं. जो कंटेंट है वो आपने देखना है कि वो ऐसा होना चाहिए कि क्या वो वैल्यू एडिशन कर रहा है या नहीं. समटाइम ऐसा होता है कि हमें कहीं से भी कुछ टेक्स्ट हमें मिलता है या हम खुद उसका राइट अप करते हैं, तो हम वो सारा टेक्स्ट जो है वो स्लाइड के अंदर लिखने की कोशिश करते हैं, जो कि बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं है. क्योंकि उससे होता ये है कि जो आपका जो आपकी जो ऑडियंस है उसका सारा जो ध्यान है वो आपके टेक्स्ट की तरफ होता है, ना कि जो है आप क्या कह रहे हैं उसकी तरफ. सेकेंडली, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है समझने के लिए कि कंटेंट को किस तरह से इंटरेस्टिंग बनाया जाए. क्योंकि अगर कंटेंट इंटरेस्टिंग होगा तो डेफिनेटली जो ऑडियंस की अटेंशन है वो भी क्या रहेगी, स्टिक रहेंगे वो भी. और आपकी जितनी भी आप प्रेजेंट जो भी चीज़ प्रेजेंट कर रहे हैं उसको देखेंगे. उसके बाद कलर स्कीम. कलर स्कीम कभी भी डार्क कलर्स और जो है वो उनको इस तरह से कॉम्बिनेशन उनका ना यूज़ करें, जैसे लाइट और डार्क का कॉम्बिनेशन, जस्ट लाइक येलो विद ब्लू और रेड विद ब्लू, तो इस तरह का ना करें. और अपने ऑडियंस को आप बिल्कुल ये उस चीज़ का ख्याल रखें कि आपकी ऑडियंस है किस तरह की. कुछ लोग चीज़ों में और टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन पे भी डिपेंड करता है, उसके अंदर डिफरेंट मैसेजेस ऐड करते हैं. मैसेजेस से मुराद के पिक्टोरियल कोई ऐसी इंफॉर्मेशन वो ऐड कर देते हैं या कुछ फनी भी होती है, तो ये ऑडियंस के हिसाब से आप उसको अंदर ऐड कर सकते हैं. कंटेंट के अंदर जो अगर हम इसको वन बाय वन इसको डिफाइन करें, तो कंटेंट का एक सबसे पहले जब आप उसको स्लाइड्स को बना रहे हैं तो आप अपने पास पेज पे या उसको सेपरेटली आप एक आउटलाइन उसकी देख लें कि आपको कितनी ज़्यादा स्लाइड्स इस पे रिक्वायर्ड है. हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि नंबर ऑफ स्लाइड्स मिनिमम हो कि जिनके अंदर आप अपना मैसेज कन्वे कर सकें. बट अगर आप कहीं पे आपको ये रिस्ट्रिक्ट किया जाता है कि नंबर ऑफ स्लाइड इससे कम नहीं होनी चाहिए, तो वहाँ पे आप वही चीज़ फॉलो करेंगे. इसी तरह डेंसिटी 7 to 8 10 लाइन्स पर पेज
4 to 8 वर्ड लाइन। तो इस तरह की जो है ना, वो इस तरह ये है कि आपकी जो स्लाइड है वो बल्कि नहीं लगती, मतलब उसके अंदर इतनी क्राउडेड नहीं है कि बहुत ज़्यादा टेक्स्ट लिखा हुआ है और ऑडियंस को भी उसके अंदर प्रॉब्लम हो रही है। फिर है विजुअल एड्स, to make, explain or identify a point, to emphasize, clarify, reinforce a point, to remind, summarize और review a point। visual aids इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा helpful है। जैसे आप when you have to show any graph, तो इसका मतलब है कि आप पूरा टेबल उसके अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप कलरफुल यूज़ करेंगे तो भी आप उसके अंदर ये विजुअल एड्स के ज़रिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर most important, 10% of what we read, 20% what we hear and 30% of what we see and 50% of what we see and hear। तो ये एक आपका जो ब्रेन की एक आपकी एक ताकत है कि आप किस तरह से 10% आपको वो चीज़ें याद रहती हैं जो सिर्फ आप रीड करते हैं, 20% जो आप हेयर और 30% जो आप खुद देखते हैं। लेकिन जो आप देखते हैं और सुनते हैं वो 50% पे है। तो इसका मतलब है कि जो चीज़ भी आप अगर अटेंटिवली सुनेंगे और देखेंगे तो वो आपके माइंड के अंदर रहेगी। और दूसरी इम्पोर्टेंट ये कि ऑडियंस को इंटैक्ट रखने के लिए कभी भी आप सिमिलर पॉइंट की चीज़ें मत चलाएं। जिस तरह अगर आपने एक फिगर डाल लिया है तो ज़रूरी नहीं है कि अब हर आपकी स्लाइड में फिगर का मौजूद होना लाजमी हो जाए, ऐसा नहीं। आप डिफरेंट कर सकते हैं, आप बीच में कोई छोटी सी वीडियो क्लिप डाल सकते हैं अगर नेसेसरी है, कोई टेबल डाल सकते हैं, कोई ग्राफ डाल सकते हैं। तो ये जो है वो एक डिफरेंट आइडिया है विजुअल एड्स के लिए। विजुअल एड्स जाहिर है कि अंडरस्टैंडिंग बढ़ाती हैं, वैरायटी ऐड करती हैं, इम्पैक्ट उनका बहुत अच्छा होता है। हो सकता है कि किसी के जहन में बहुत बड़ा कोई टेबल ना रहता हो, लेकिन वो आपका वो ग्राफ फॉर एग्जांपल वो पाई चार्ट जो है वो अपने जहन में रख ले कि मैंने फलां जगह जो है वो फलां प्रेजेंटेशन में ये ग्राफ देखा था। विजुअल एड्स के अंदर पावर पॉइंट स्लाइड्स डेफिनेटली, ये मैंने आपको पहले भी कहा था कि पावर पॉइंट का मतलब प्रेजेंटेशन नहीं होता। प्रेजेंटेशन किसी भी तरह का हो सकता है, आपको एक चार्ट दिया जा सकता है और उस चार्ट के ऊपर भी आप प्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद ओवरहेड ट्रांसपेरेंसीज हैं, ये पहले होती थी, अब इनका काफ़ी वो चीज़ें कम हो गई हैं। फिर ग्राफ चार्ट्स हैं, पिक्चर्स हैं, वेब लिंक्स हैं, फिल्म्स हैं, फ्लिप चार्ट्स हैं, स्केचेस हैं। तो ये सब जो हैं वो आपके विजुअल एड्स में आते हैं। विजुअल एड्स शुड एक्सप्लेन, आउटलाइन, एक्सप्लेन, support main points, serve audience need not speakers, be simple and clear, supplement and support not dominate the presentation। हमेशा एक बात याद रखिए, जब भी आप विजुअल एड्स बना रहे हैं तो हमेशा ऑडियंस को देखते हुए बनाइए। जस्ट लाइक आप देखते हैं कि कोई भी कार्टून अगर बनाया जाता है तो हमेशा जो कार्टूनिस्ट होता है उसके जहन में जो है वो उसकी ऑडियंस कौन है, बच्चे। तो बच्चों को देख के बनाता है और बच्चों की थिंकिंग के हिसाब से बनाता है। तो इसका मतलब है कि जो स्पीकर है उसका सबसे बड़ा पर्पस कैसे क्या होना चाहिए कि हाउ टू सर्व ऑडियंस नीड्स। तो अगर ये पूरा हो गया है तो फिर बहुत ज़्यादा बात आसान हो जाएगी। इसके अलावा बी सिंपल एंड क्लियर, अगेन हमेशा सिंपल वर्डिंग यूज़ कीजिए, कोई मुश्किल वर्डिंग यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, जो इजी टू कन्वे हो। ऐसा ना हो कि आप बहुत ज़्यादा मुश्किल वर्डिंग यूज़ करें और जो आपकी ऑडियंस है वो फिर आपकी प्रेजेंटेशन से जो है वो उसका बस ख़त्म होने का इंतज़ार करें। तो ऐसा नहीं करना है। बी विजिबल, समटाइम्स हम फॉन्ट यूज़ करने में बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। हम डिफरेंट टाइप ऑफ फॉन्ट यूज़ करने लगते हैं विद इन द स्लाइड्स। आप अपना एक स्टैंडर्ड बना सकते हैं, अगर स्टैंडर्ड आपको नहीं गिवन तो हो सकता है आप हेडिंग के लिए डिफरेंट फॉन्ट यूज़ करें और टेक्स्ट नीचे जो आप टाइप करें उसके लिए डिफरेंट फॉन्ट। बट जो है वो आप
जो है वो दोनों के लिए सेम फॉन्ट भी यूज कर सकते हैं, बट इतनी ज्यादा वेरिएशन आप नहीं ला सकते कि जो है वो आपने एक स्लाइड पे कोई और फॉन्ट यूज किया और इस पे कोई दूसरा फॉन्ट यूज किया है। जनरली आप ऐसा फॉन्ट यूज करें जिस टाइम्स न्यू रोमन है या और किसी तरह का, तो वहाँ पे ये होता है कि आप एक सिंपल लुकिंग होता है और उसको यूज हर जगह आपको बोल्ड करने की जरूरत नहीं है, ना ही हर जगह बोल्ड टैलिक करने की जरूरत, जहाँ से नेसेसरी है वहाँ कीजिए। क्योंकि एक हमारा जो है वो आई कांटेक्ट ऑडियंस का शुरू से बन जाता है, और वो आई कांटेक्ट जो है वो मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बार बार चीज़ चेंज होती रहेगी तो इसका मतलब है कि वो जो आई कांटेक्ट है वो उस तरह बरकरार नहीं रह पाता। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आप कहीं प्रेजेंटेशन दे रहे होंगे, डेफिनेटली कोई ना कोई प्रोजेक्टर लगा होगा। अब प्रोजेक्टर भी कम हो रहे हैं, अब बड़ी स्क्रीन्स आ गई हैं, तो बड़ी स्क्रीन्स में तो शायद ये कॉन्फ्लिक्ट इतना नहीं आता। इवन आपके जो प्रोजेक्टर्स हैं उनकी भी कलर स्कीम्स में फ़र्क होता है। कोई लो क्वालिटी का है तो डेफिनेटली आप कितनी भी अच्छी प्रेजेंटेशन बनाएं तो वो आपको सही तरह से वो आप उसको रीच आउट नहीं कर सकते। जस्ट लाइक रेड ब्लू का कॉन्फ्लिक्ट है, येलो रेड का भी है। तो इसमें होता क्या है कि जो अगर आप ब्लू स्क्रीन के ऊपर अगर रेड टाइप करेंगे तो वो आपको फ्लिकर इफेक्ट देगा, और फ्लिकर इफेक्ट जो है वो आपको इस तरह से आपकी जो ऑडियंस है उसकी मतलब जो आंखों को उसको जो है वो सही तरह से उसको देख नहीं पाएगा, या वो इरिटेट होगा। तो ऐसे जो है वो कलर कॉम्बिनेशन नहीं यूज करने चाहिए। और जैसे ब्लू लेटर्स ऑन रेड रेड बैकग्राउंड, सेम इज द केस लो कंट्रास्ट, जस्ट लाइक वाइट ऑन येलो कभी भी फिजिबल नहीं है, और येलो ऑन वाइट बैकग्राउंड वो भी ठीक नहीं है। ब्लैक ऑन ब्लू या ब्लू ऑन ब्लैक, तो ये दोनों एग्जांपल्स हैं लो कंट्रास्ट की। क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है इस चीज़ को देखना कि हम प्रेजेंटेशन, क्योंकि जो मैंने पीछे एक बात कही कि आपकी प्रेजेंटेशन का मकसद होना चाहिए जो कि ऑडियंस की नीड्स को सर्व करे। तो ये बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। फ्लाई इन वर्सेस वाइप, could you read this? How about this one? Maybe this third time is the charm. Less distracting, reduce eye movement, increase readability, be consistent throughout presentation. कभी भी जो है वो आपने जो है वो सम टाइम ऐसा होता है कि हम स्लाइड्स बहुत ज़्यादा तेज़ी से गुजारने लग जाते हैं। उसमें होता ये है कि ना रीडर को उसको देखने का टाइम मिला है, और ना जो है वो डिफरेंट आप इफेक्ट यूज करते हैं उसके अंदर, ताकि जो है वो ऑडियंस की अटेंशन बरकरार रहे। इसी तरह जो आई की मूवमेंट है वो समझना जो है बहुत ज़्यादा लाजमी है। मूवमेंट, द जेड रूल, अपर लेफ्ट, अपर राइट, लोअर लेफ्ट, लोअर राइट। आपकी जो आई मूवमेंट होती है वो हमेशा इस तरह से, ये जो जेड पे आपके स्पेस बना हुआ है सबसे पहले अपर लेफ्ट की तरफ से शुरू होता है, जो कि अपर राइट तक जाता है, फिर लोअर लेफ्ट की तरफ से जाता है और लोअर राइट की तरफ पे जाता है। अब होगा क्या, आपने जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपनी बात लिखनी है वो आप अपर लेफ्ट पे लिखेंगे, और अपर लेफ्ट से मुराद ये कि जहां से आप ऑडियंस का माइंड बनाने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने एक स्पेसिफिक हेडिंग पढ़ ली और वो अब उस स्पेसिफिक हेडिंग को देख के आगे अपनी कोई मूव करेंगे। इसी तरह वो जैसे ही अपर राइट पे आएंगे तो उसके बाद की जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो लोअर लेफ्ट या मिडल का जो पोर्शन है, और फिर लोअर राइट की तरफ जाएंगे। तो ये तो सारे जो हमने प्रेजेंटेशन
के पीछे पार्ट देखे हैं वो हैं बेसिकली क्रिएटिंग इफेक्टिव विजुअल एड्स। आप मज़ीद अच्छे विजुअल एड्स भी ऐड कर सकते हैं। इवन अगर आप देखें कि जो आपके पास स्केचेस हैं, स्केचेस भी आप यूज़ कर सकते हैं और डिफरेंट जो है वो चीज़ें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर कुछ इफेक्टिव प्रेजेंटेशन टेक्निक्स हैं। व्हाट मेक्स एन इफेक्टिव स्पीकर। स्पीकर के लिए जो कुछ ट्रेड्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अगर वो इन सब चीज़ों पे कंट्रोल रखता है तो इसका मतलब है कि वो एक अच्छा और इफेक्टिव स्पीकर है। सबसे पहले कंट्रोल ऑफ इंफॉर्मेशन। आप एक जगह खड़े हैं और आप कुछ प्रेजेंट कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप सब कुछ बता देंगे। सब कुछ से मुराद कि सिर्फ इतना बताना है जितनी रिक्वायरमेंट है या जितना जो है वो ऑडियंस उसमें इंटरेस्ट ले रही है। रीज़न ये होता है कि हो सकता है कि आपने कोई एक बात उसको स्टार्ट कर दी और ऑडियंस उसके अंदर लीस्ट इंटरेस्टेड है, लेकिन आप जो है वो उसको मतलब बताने जा रहे हैं और आप पे कंट्रोल नहीं है इंफॉर्मेशन के ऊपर, तो ऐसे केस में जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है। फिर वॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर आपकी वॉइस क्लियर नहीं है, अगर आप माइक के अंदर बोल रहे हैं तो हो सकता है माइक का इशू हो, या अम, आप बहुत ज़्यादा जो है वो अ, तेज़ बोलने लगे तो ऐसे केस में इशू हो सकता है। क्योंकि माइक के अंदर, मैंने आपको पहले, माइक के अंदर जब आप बोलते हैं तो माइक के ज़ाहिर कंट्रोल्स देखते हैं आप कि मेरी अगर आवाज़ है वो मैं कितनी तेज़ बोलूँगा तो वो इनफ है। और माइक को ज़ाहिर है कि आप अपने जब आप बोल रहे हैं तो आपने कहाँ पे इंस्टॉल करना है। क्योंकि आप बिल्कुल अगर करीब इंस्टॉल कर लेंगे तो वो भी क्लियर वॉइस नहीं देगा, बिल्कुल दूर कर लेंगे तो वो भी वॉइस क्लियर नहीं देगा। राइट वर्ड्स अगेन, आपने कोई भी सक्सेस रिमार्क्स हो गए, इथेनिक रिमार्क हो गया, या किसी ऑडियंस में से किसी को पॉइंट आउट नहीं करना। यूज ऑफ बॉडी लैंग्वेज, हैंड जेस्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक जगह स्टिल खड़े होके कोई प्रेजेंटेशन नहीं दे सकते। फिर समटाइम्स कुछ जगह अगर आपको अलाउ हो तो आप अपना जो प्रेजेंटेशन का स्क्रिप्ट है वो पहले ऑडियंस तक पेपर फॉर्म में या सॉफ्ट फॉर्म में दे सकते हैं, ताकि अगर उनको कोई क्वेश्चन हो तो वो वहाँ पे कर सकते हैं। वोकल टेक्निक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है लाउडनेस। विल यू बी यूजिंग अ माइक्रोफोन। अगेन, अगर आप माइक्रोफोन यूज कर रहे हैं तो उसको आपको डील करना आना चाहिए। पिच, वेरी टू मेक पॉइंट्स और रेट, वॉच योर ऑडियंस, पॉज फॉर इफेक्ट, अलाउ टाइम फॉर मैसेज टू सिंक इन। आपने बहुत तेज नहीं बोलना है। जैसे अगर मैं बहुत तेज ये स्लाइड रीड आउट कर लूँ तो हो सकता है कि वो मैसेज आप तक पहुंचे, आप उसको सोचें तो इतने में मैंने नया मैसेज दे दिया। तो ऐसा होगा कि जो है वो मैं शायद बहुत आगे निकल जाऊंगा, लेकिन जाहिर है कि आप लोग जो मेरी ऑडियंस है वो बहुत पीछे रह जाएगी। वॉइस जो है वो हमेशा क्लियर होनी चाहिए। जो कि सिंपल आप लैंग्वेज यूज़ करें जो अंडरस्टूड हो। लाउड नहीं होनी चाहिए। मतलब लाउड से मुराद कि आप इतना तेज़ ना बोलिए कि जो है वो जो ऑडियंस है वो उसको अच्छा फील ना हो। इसी तरह assertive, a bright and confident airborne of knowledge of the subject in good preparation. Pause, it is essential to allow the listener time to digest what you have said. पॉज एक नॉर्मल रेंज में होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत लंबे पॉज दे रहे हैं, और उस लंबे पॉज के दौरान ये होता है कि समटाइम ऑडियंस डिस्ट्रैक्ट भी हो सकती है। तो हमेशा आपने इतने पॉज देने हैं कि जो है वो जो आपने पिछली इंफॉर्मेशन दी थी वो ऑडियंस जो है वो उसको जो है वो डाइजेस्ट कर सके। Use the right words. What you say and how you say it is the key of a successful presentation. कभी कभी बहुत मुश्किल बातें भी जो हैं वो
कह दी जाती हैं, लेकिन उनको कहने का अंदाज जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसके अंदर PREP से रिप्रेजेंट करना है। P, स्टेट योर पोजीशन और पॉइंट, एक्सप्लेन योर आइडिया एंड यूज एग्जांपल्स। P है रीस्टेट योर पोजीशन और पॉइंट। उसके बाद यूज ऑफ बॉडी लैंग्वेज। आई कांटेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आई कांटेक्ट जो मेरा इसके अंदर ओपिनियन है वो ये है कि अगर आप आई कांटेक्ट आपका अच्छा, तो 50% आप अपने ऑडियंस को समझ जाते हैं कि उसको वो बात कन्वे हो रही है या नहीं हो रही। फिर यूज योर हैंड्स बट डोंट गो क्रेजी। जो जेस्चर्स हैं उनको आप एक नॉर्मल वे में ज़रूर यूज़ करें। बहुत ज़्यादा मूवमेंट, बहुत ज़्यादा हाथों को यूज़ करना, अपने हेड को यूज़ करना, वो ज़्यादा कभी भी हेल्पफुल नहीं होता। एक नॉर्मल वे में आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा जो है वो वॉक अराउंड कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वो ऑडियंस बार बार डिस्ट्रैक्ट हो रही होगी उस चीज़ से। If possible, move around but slowly. Again, वही point है. Do not speak with your back to the audience. यानी ऐसा नहीं हो सकता कि आपका जो फेस है वो शायद उस बोर्ड की तरफ हो जहाँ पे प्रेजेंटेशन आ रही हो, और आपकी बैक जो है वो ऑडियंस को फेस हो रही हो और आप बोलते जा रहे हो, क्योंकि उसके अंदर फिर ना आपका कोई आई कांटेक्ट होगा, ना वो आपके जेस्चर देख सकते हैं। फिर बॉडी लैंग्वेज, आई कांटेक्ट अगेन, हैंड्स, और scripts and notes. Learn and use a script for formal presentation to a large groups. ये आप पे ऑप्शनल है कि अगर आप स्क्रिप्ट्स अपने साथ यूज करना चाहते हैं। कुछ लोग टैलेंटेड होते हैं, वो नहीं करते यूज, या जिनको यूज की जरूरत नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, वो भी नहीं करते। फिर स्मॉल नोट्स कुछ लोग रख लेते हैं, या कुछ की पॉइंट्स ले लेते हैं, या प्रेजेंटेशन के अंदर ही जो कुछ कीवर्ड्स होते हैं उनको अंडरलाइन कर लेते हैं। use one card for each slide or topic. If possible, have someone else slide for you. आप जो है वो पॉइंटर ले सकते हैं और वहाँ पे उसको यूज कर सकते हैं। स्पीकर रीड स्लाइड। अगर कोई एक स्लाइड्स रीडिंग कर रहा है, मतलब एक स्लाइड लिखी हुई है वो रीडिंग कर रहा है, तो इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा उसने टेक्स्ट ऐड किया। जस्ट लाइक ये जो स्लाइड है वो एग्जांपल है बेसिकली बहुत ज्यादा टेक्स्ट ऐड करने की। अब ये इतना ज़्यादा टैक्स ऐड करते हैं, और इसके ऊपर अगर आप जो है वो रीड आउट इसको करना स्टार्ट कर दें, तो अगेन ये एक बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसीजर हो जाएगा, और जो ऑडियंस है वो मे बी लीस्ट इंटरेस्टेड हो फिर इसको सुनने के लिए। कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जस्ट लाइक वर्बल फिलर्स हैं, लाइक यू गाइस और इस तरह के। वो बहुत ये आपके किसी हद तक तो ठीक होते हैं, लेकिन उसको कंटिन्यूअसली जो है वो आप नहीं बोल सकते। और उसके बाद हैंड्स इन पॉकेट्स सबसे जो है वो जब भी आप प्रेजेंटेशन के लिए खड़े हो, और अगर आपके जो है वो आपके हैंड जो है वो पॉकेट में है, तो इट्स वेरी बहुत ज़्यादा जो है ये इसका बुरा इंप्रेशन आता है। लिप स्मैकिंग कभी ना करें, फिस्टिंग ना करें, और फेलियर टू ऑडियंस सेंटर्ड कुछ लोग होते हैं। ये नहीं कि जब तक वो ऑडियंस में बैठे थे तब तक तो बिल्कुल ठीक थे, मगर जैसे ही उनको स्टेज पे आने का कहा है तो उनके साथ डिफरेंट प्रॉब्लम स्टार्ट हो गए, एक फियर आ गया। पॉजेस, अवेटिंग थॉट, स्विचिंग गेज, रीडिंग स्लाइड, रीइंफोर्सिंग पॉइंट। पॉजेस भी डिफरेंट तरह के हैं। अवेटिंग थॉट का मतलब है कि आपने कुछ सवाल पूछा और आप उसके अगेंस्ट आप जो है वो खामोश हो गए। या स्विचिंग केस, हो सकता है कि आप एक पॉइंट की तरफ देख रहे हो और दूसरे पॉइंट की तरफ आपने देखा हो, तो वहां भी
ये नहीं कि आप बोलते हुए आपने स्विच करना है। आप ऑन द अदर वे अराउंड आप स्विच कर सकते हैं, लेकिन एक पॉज देके। उसी तरह रीडिंग स्लाइड, आप एक कंटिन्यूअस एक लाइन में जो है वो स्लाइड रीडिंग जो है वो नहीं कर सकते, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि अगर उस लाइन में आपने रीडिंग स्टार्ट कर दी है तो वो शायद यूज़र जो आपका ऑडियंस है उसके लिए बेनिफिशियल नहीं है। फिर पॉजेस जो है वो अच्छे होते हैं उसके लिए कि जो इन्फॉर्मेशन आपने दी है वो डाइजेस्ट हो जाए, और अगर आप नहीं देंगे तो वो डिफ़िकल्ट भी हो सकते हैं, या बहुत ज़्यादा लंबे पॉज दे रहे हैं तो वो भी बेनिफिशियल नहीं है। कंट्रोल ऑफ इंफॉर्मेशन में आपके सब्जेक्ट के ऊपर कमांड होनी चाहिए कि जो भी आप प्रेजेंट करना चाह रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि आप किस बारे में डिस्कस कर रहे हैं। प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस, रिहर्सल्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिलीव इन योर सेल्फ, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपका सेल्फ बिलीव होना चाहिए, और अगर नहीं है तो फिर वो सारी चीज़ें एंजाइटी और ये वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं। क्लोजिंग समरी, audience is always attentive at the beginning, somewhat less attentive in the middle, generally more attentive at the end. Tell them what you are going to say, then say it. At the end, say it again. Allow time for questions. आपकी जो प्रेजेंटेशन का डिज़ाइन है वो इस तरह से होना चाहिए कि जो समरी है उसको आप हमेशा सेपरेट रखें बाकी सब चीज़ों से। रीज़न ये है कि क्योंकि समरी के अंदर आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप सिर्फ कुछ पॉइंट्स रखें जो कि सिर्फ इनफ हो उनके लिए, उन स्पेसिफिक चीज़ों के लिए कि जो रिक्वायरमेंट है, और उसके अलावा क्वेश्चंस के लिए आपने उनको टाइम देना है। और रिमेंबर कि जो भी क्वेश्चन पूछें आपने उसके जवाब देना ज़रूरी नहीं है। अगर आपको किसी चीज़ पर कमांड नहीं है तो आप ये कह सकते हैं कि वी कैन डिस्कस इट लेटर। आपने हर सवाल का जवाब नहीं देना, और कभी भी ऑडियंस से कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना है। मे बी उसका एक पॉइंट ऑफ व्यू हो तो आप उसकी रिस्पेक्ट कर सकते हैं, और आपका भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी आप कह सकते हैं कि मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, तो इसके ऊपर मजीद हम बात कर सकते हैं। तो इसकी इस तरह के आपने जवाब देना है। Question and answers opportunity, welcome gestures, focusing gaze, body language, getting point, reinforcing message, including audience. हमसे जब क्वेश्चन आंसर्स का सेशन किया जाता है while मतलब completing the presentation, तो कुछ अपॉर्चुनिटीज ऐसी होती हैं जो शायद हम मिस कर जाते हैं। हमेशा क्वेश्चंस को वेलकम करना चाहिए। बॉडी लैंग्वेज से आपके पता चल जाता है, आपके रीइंफोर्सिंग मैसेजेस से पता चल जाता है। जिस तरह किसी ने मुझसे अगर क्वेश्चन किया तो मैं कहूँ वेरी गुड क्वेश्चन, तो आप अब उसके ऊपर जवाब दें, इसका मतलब है कि आपने एक पॉजिटिव फील किया है। उसके बाद कुछ पिटफॉल्स हैं। हॉस्टाइल जेस्चर्स कभी नहीं देने, जैसे आप बहुत ज़्यादा तंग हो गए, वॉन्डरिंग गेज, आप उसको घूरने लग गए कि मतलब ये कैसा सवाल आपने कर दिया। आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है उससे ऐसा नहीं फील होना चाहिए, स्पेशली जो मिसिंग पॉइंट, या ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो आपकी तरफ देख रहा हो या आप उसके सवाल को इग्नोर कर दें। ये सबसे ज़्यादा एक बैड जेस्चर्स होता है। कुछ जो है वो टिप्स हैं। हमेशा रिलैक्स रहें while गिविंग योर प्रेजेंटेशन, टेक अ डीप ब्रीथ, रिलैक्स। अगर आपको वाटर की ज़रूरत है, यानी गला खुश्क हो जाता है, इस तरह के इश्यूज हैं, तो आप पानी के साथ रख सकते हैं, नोट्स आप देख सकते हैं। टाइम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कभी भी जो है वो अंडर टाइम ना ओवर टाइम नहीं जाए, इसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। जो आपके पास वर्ड प्रोसेसिंग ये जो प्रेजेंटेशन टूल है इसके ऊपर आप कुछ समरी है। गाइड ऑडियंस जेंटली, डिजाइन स्लाइड केयरफुली, यूज पॉजेज इफेक्टिवली, आंसर क्वेश्चन इंक्लूसिवली। ये जो चार चीज़ें अगर आप इनको फॉलो कर लें तो मे बी आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो एक इफेक्टिव प्रेजेंटेशन बन सकती है। अब इसका
कंक्लूजन ये है बेसिकली कि आपने ये जितनी भी मैंने टेक्निक्स बताई, यू हैव टू इम्प्लीमेंट ऑन योर असाइनमेंट, and you have to submit your assignment in two parts, presentation A and presentation B, each part of 10 minutes, and you have to apply all these techniques that we learned in this lecture. Thank you.